making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 4 जुलाई 2022 को गुजरात के गांधीनगर में दिया। डिजिटल इंडिया वीक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये डिजिटल इंडिया की ताकत है जो दुनिया का 40% लेन देन अब हिंदुस्तान में हो रहा है। आज का ये कार्यक्रम 21वीं सदी में निरंतर आधुनिक होते भारत की एक झलक लेकर आया है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है, इसका उदाहरण भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के तौर पर पूरे विश्व के सामने रखा है। मुझे खुशी है कि 8 वर्ष पहले शुरू हुआ ये अभियान बदलते हुए समय के साथ खुद को विस्तार दे रहा है। हर साल डिजिटल इंडिया अभियान में नए आयाम जुड़े हैं, नई टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में जो नए प्लेटफॉर्म, नए प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं, वो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपने छोटी छोटी वीडियो में देखा, माई स्कीम हो, भाषिणी भाषा दान हो, डिजिटल इंडिया जेनेसिस हो, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम हो या बाकी सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाले हैं। विशेष तौर पर इनका बड़ा लाभ भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को होगा। साथियों, समय के साथ जो देश आधुनिक टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। और वो वहीं का वहीं रह जाता है। तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत इसका भुक्तभोगी रहा है, लेकिन आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 आज भारत गर्व से कह सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है। और मुझे इस बात की दोहरी खुशी है कि गुजरात ने इसमें भी एक तरह से पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई है। थोड़ी देर पहले यहां डिजिटल गवर्नेंस को लेकर
गुजरात के बीते 1.5 दशकों के अनुभवों को दिखाया गया है। गुजरात देश का पहला राज्य था जहां गुजरात स्टेट डेटा सेंटर GSDC, गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क GSWAN, ग्राम सेंटर्स और ATVT जन सेवा केंद्र जैसे पिलर्स खड़े किए गए। સુરત બારડોલીની પાસે આપણે જ્યાં સુભાષ બાબુ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ બન્યા હતા, ત્યાં સુભાષ બાબુની યાદમાં એક કાર્યક્રમ કર્યો હતો અને ગ્રામ વિશ્વ ગ્રામનું લોન્ચિંગ કર્યું હતું એ વખતે। गुजरात के अनुभवों ने 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस का व्यापक हिस्सा बनाने में बहुत मदद की है। धन्यवाद गुजरात। यही अनुभव डिजिटल इंडिया मिशन का आधार बने। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि इन 7-8 सालों में डिजिटल इंडिया ने हमारा जीवन कितना आसान बना दिया है। 21वीं सदी में जिनका जन्म हुआ है, जो हमारी युवा पीढ़ी है जिसका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, उनके लिए तो आज डिजिटल लाइफ बहुत कूल लगती है, फैशन स्टेटमेंट लगता है उनको। लेकिन सिर्फ 8-10 साल पहले की स्थितियों को याद कीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लाइन, बिल जमा करना है तो लाइन, राशन के लिए लाइन, एडमिशन के लिए लाइन, रिजल्ट और सर्टिफिकेट लिए के लिए भी लाइन, बैंकों में लाइन। इतनी सारी लाइनों का समाधान भारत ने ऑनलाइन होकर कर दिया। आज जन्म प्रमाण पत्र से लेकर सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक की पहचान देने वाले जीवन प्रमाण पत्र तक सरकार की अधिकतर सेवाएं डिजिटल है। वरना पहले सीनियर सिटीजन को, खास करके पेंशनर को जाकर के कहना पड़ता था कि मैं जिंदा हूं। जिन कामों के लिए कभी कई दिन लग जाते थे, वो आज कुछ पलों में हो जाते हैं। साथियों, आज डिजिटल गवर्नेंस का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है। जनधन, मोबाइल और आधार, JAM, ये इसकी जो त्रिशक्ति का देश के गरीब और मिडिल क्लास को सबसे अधिक लाभ हुआ है। इससे जो सुविधा मिली है और जो पारदर्शिता आई है, उससे देश के करोड़ों परिवारों का पैसा बच रहा है। 8 साल पहले इंटरनेट डेटा के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ता था, उससे कई गुना कम, यानी एक प्रकार से नगण्य, उस कीमत में आज उससे भी बेहतर डेटा सुविधा मिल रही है। पहले बिल भरने के लिए, कहीं एप्लीकेशन देने के लिए, रिजर्वेशन के लिए, बैंक से जुड़े काम हो, ऐसी हर सेवा के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। रेलवे का आरक्षण करवाना और गांव में रहता हो
तो बेचारा है पूरा दिन खपा करके शहर में आता था, 100-150 रुपया बस का किराया खर्चा करता था और फिर लाइन में लगता था रेलवे आरक्षण के लिए। आज वो कॉमन सर्विस सेंटर पे जाता है और वहीं से उसको ये मेरी कॉमन सर्विस सेंटर वाली फोन दिखती है और वहीं से उसका काम हो जाता है, गांव में ही हो जाता है और गांव वालों को भी पता है कि हाँ ये व्यवस्था है। इसमें भी किराए, भाड़े, आना जाना, दिन लगाना, सभी खर्चों में कटौती आई है। गरीब, मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए तो ये बचत और भी बड़ी है क्योंकि उनका पूरा दिन बच जाता है। और कभी कभी हम सुनते थे ना, टाइम इज मनी। सुनने और कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब उसका अनुभव सुनते हैं तो दिल को छू जाता है। मैं अभी काशी गया था, तो काशी में रात को, दिन में तो इधर उधर जाता हूं तो ट्रैफिक और लोगों को परेशानी, तो फिर मैं रात को 1-1:30 बजे रेलवे प्लेटफॉर्म पर चला गया देखने के लिए वे कहाँ क्या हाल है, क्यों वहाँ का एमपी हूं तो काम तो करना है। तो मैं वहाँ पैसेंजरों से बात कर रहा था, स्टेशन मास्टर से बात कर रहा था, क्योंकि मेरा सरप्राइज विजिट था, कोई बता के तो गया नहीं था। तो मैंने कहा भाई ये जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है क्या अनुभव है और ऑक्यूपेंसी कैसे रहते? अरे बोले साहब इतनी उसकी मांग है कि हमें कम पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो थोड़ी ट्रेन महंगी है, इसकी टिकट ज्यादा लगती है, इसमें लोग क्यों जाते हैं? बोले साहब इसमें मजदूर लोग सबसे ज्यादा जाते हैं, गरीब लोग सबसे ज्यादा जाते हैं। मैंने कहा कैसे भाई? मेरे लिए सरप्राइज था। बोले वो 2 कारण बताते हैं। एक, बोले वंदे भारत ट्रेन में स्पेस इतनी है कि सामान उठा के लेके जाते हैं तो रखने की जगह मिल जाती है, गरीब का अपना एक हिसाब है। और दूसरा, समय जाने में 6-8 घंटे बढ़ जाता है, तो वहां तुरंत काम पे लग जाता हूं, तो 6-8 घंटे में जो कमाई होती है टिकट तो उससे भी कम में लग जाती है। टाइम इज मनी कैसे गरीब हिसाब लगाता है। बहुत पढ़े लिखे लोगों को इसकी समझ बहुत कम होती है। साथियों, ई संजीवनी जैसी टेली कंसल्टेशन की जो सेवा शुरू हुई है, मोबाइल फोन से बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ प्राइमरी सारी चीजें पूरी हो जाती है। और इसके माध्यम से अब तक 3 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने घर में बैठे ही अपने मोबाइल से अच्छे अस्पताल में अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट किया है। अगर उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता तो आप कल्पना कर सकते हैं कितनी कठिनाइयां होती, कितना खर्चा होता। ये सारी चीजें डिजिटल इंडिया सेवा के कारण जरूरत नहीं पड़ी। साथियों, सबसे बड़ी बात जो पारदर्शिता इससे आई है, उसने गरीब और मध्यम वर्ग को अनेक स्तरों पर चलने वाले भ्रष्टाचार से मुक्ति दी है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी